बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से नाजरीन ने कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया है कि एर्तुगरुल गाजी के भाई दुंदार बे की तारीख के मुताबिक कैसे वफात हुई। क्या उस्मान गाजी ने अपने चचा को वाकई कत्ल किया था और दुंदार बे की उस्मान गाजी के साथ इख्तलाफात की क्या वजह थी और मौरिखीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो दुंदार बे के बारे में है और इस वीडियो में आज उनकी मुकम्मल तारीख बयान की जाएगी। और ये तारीख बयान करने में मैं अरब और तुर्क मौरखीन की लिखी हुई तारीख से हवाले आप लोगों के सामने पेश करूंगी। तो नाज़रीन इकराम, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मगर इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अगरचे दुंदार बे की इब्तदाई जिंदगी के बारे में तफसीलात सल्तनत उस्मानिया के आगाज की तारीख में धुंधला गई हैं, मगर ये बात यकीनी है कि उस्मान गाजी की जिंदगी में उनकी बहुत अहमियत थी। ये बात तो यकीनी है कि दुंदार बे और उस्मान अक्सर बातों पर मुत्तफिक नहीं होते थे और दुंदार बे ने उस्मान गाजी के लिए कई मौकों पर बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, जिनमें से एक उस्मान गाजी की सरदारी का मामला भी था। और उस्मान गाजी को सरदारी मिलने से पहले और बाद में उस्मान गाजी और दुंदार बे के दरमियान कई मौकों पर मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात सामने आए। दुंदार बे की तारीख हम शुरू करते हैं वहां से कि दुंदार बे सुलेमान शाह के सबसे छोटे बेटे थे। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। सबसे बड़े सुंगरतकीन, फिर गुंदोगदू, फिर एर्तुगरुल गाजी और फिर दुंदार बे। और सुलेमान शाह ईरान के इलाके महान के हुक्मरान थे और इसके साथ साथ वो कई कबीले के सरदार भी थे। मंगोलों के हमले से बचने के लिए उन्होंने अनातोलिया की तरफ हिजरत की और आहलत पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कबीले समेत कुछ वक्त अर्जिनजान और अमासिया में भी गुजारा। मगर जब वो यहाँ ना रह सके तो उन्होंने अल्बिस्तान और हल्ब वाली सड़क के साथ साथ दरियाए फरात की जानिब सफर किया, जहाँ फरात में डूबने की वजह से सुलेमान शाह की वफात हो गई और उसके बाद काई कबीला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उनके बेटों गुंदुगदू और सुंगरतकीन ने मशरिक की तरफ जाने का फैसला किया और एर्तुगरुल गाजी और उनके भाई दुंदार बे ने बकिया कबीले समेत पहले पासिन और उसके बाद सुरमेली जुकुर में रिहाइश इख्तियार की और उसके बाद एर्तुगरुल गाजी ने मगरिब में अनातोलिया की तरफ हिजरत की। एर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार थे। यहाँ तुर्क मौरिख नशरी ये लिखते हैं कि एर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद काई कबीले का एक हिस्सा दुंदार बे के हक में हो गया, मगर उस्मान गाजी के भाई और काई कबीले का एक बड़ा हिस्सा उस्मान गाजी के साथ था। और इसके अलावा उस्मान गाजी पहले ही से काई कबीले के सरदार भी थे। मैं यहाँ ये याद दिलाती चलूं कि तुर्क तारीख में हमें दुंदार बे की जो भी मालूमात मिलती हैं वो तुर्क मौरिख नशरी ने ही तहरीर की है। नशरी अपनी किताब जहानुमा में लिखते हैं, एर्तुगरुल बे की 93 साल की उम्र में वफात हुई और वो सोत में दफन हुए। उनकी वफात के बाद कबीले में सरदारी का मसला पैदा हुआ, मगर दुंदार बे के बजाय उस्मान बे कबीले के सरदार रहे। दुंदार ने कबीले की अक्सरियत का फैसला उस्मान के हक में देखा तो पीछे हट गए और उस्मान की बैत कर ली। नशरी के मुताबिक फिर काई कबीला मुत्तहिद होकर वो ताकत बन गया जिसने यनी शहर की जमीन पर कब्जा करने के बाद इज़निक और बुरसा को भी हिलाकर रख दिया। नशरी लिखते हैं कि उस्मान गाजी ने अपने चचा दुंदार बे को कैत खुदा का ओहदा दिया। इसका मतलब है मुशीर खास, यानी उस्मान गाजी ने अपने चचा को अपना मुशीर खास या वजीर बना लिया था। इसके बाद नाज़रीन इकराम एक वाकया पेश आया। हुआ यूं कि कोपरो हिसार कले के तैकफूर और बेलचिक के तैकफूर दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। कोपरो हिसार के तैकफूर ने उस्मान गाजी से मदद तलब की और इस सूरत हाल में उस्मान गाजी ने बेलचिक का कला फतह कर लिया और कोपरो हिसार कले के तैकफूर को अतात और वफादारी के वादे के साथ बेलचिक का तकफूर भी बना दिया। मगर एक दावत में ऐसा वाकया पेश आया कि उस्मान गाजी कोपरो हिसार कले के तकफूर के खिलाफ हो गए। वाकया यूं हुआ कि जब उस्मान गाजी एक दावत में गए तो बजाय इसके कि कोपरो हिसार कले का तकफूर उस्मान गाजी को अपना मोहसिन समझते हुए उनका हाथ चूमता, उसने उस्मान गाजी के सामने अपना हाथ किया ताकि उस्मान गाजी उसे चूमे और उस्मान गाजी को कोपरो हिसार कले के तकफूर का लिबास भी चूमना पड़ा, जिसे शाहाना जुबान में खिलत कहते हैं। इसके अलावा उसे दावत में कोपरो हिसार कले के तकफूर ने अपनी शान में कुछ मुतकब्बिराना अल्फाज भी कहे और ये बात भी उस्मान गाजी को बुरी लगी और उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने कोपरो हिसार कले के तकफूर का साथ क्यों दिया
اور انہیں محسوس ہوا کہ کوپرو حصار قلعے کے تکفور نے بلیچک کے تکفور کے خلاف انہیں استعمال کیا ہے۔ عثمان غازی نے اپنے غازیوں سے مشورہ کیا کہ کوپرو حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا جائے۔ اس معاملے میں عثمان کے تمام ساتھی ان کے ساتھ تھے، مگر دندار بے نے اس حملے کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر کوپرو حصار پر حملہ کیا تو ایک طرف ترک قبیلہ جرمیان نوگلری کائی قبیلے کا دشمن بن جائے گا اور دوسری طرف یونانی جاگیردار کائی قبیلے کے دشمن بن جائیں گے اور قبیلہ مشکلوں میں گھر جائے گا۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ جرمیان نوگلری قبیلہ وہی قبیلہ تھا جس کا سربراہ علی شار بے تھا، جسے ہم کرولش عثمان کے سیزن 1 میں دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال عثمان غازی کے ساتھ دندار بے کی یہ مخالفت اس معاملے میں اتنی بڑی کہ عثمان کو یہ لگا کہ یہ مخالفت اس کی فوج کے درمیان علیحدگی اور اختلاف پیدا کر دے گی۔ یہاں عثمان غازی کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے اسی جرگے میں اپنے چچا دندار کو قتل کر دیا، مگر کئی عثمانی مورخ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دندار بے اپنی زندگی کے دن پورے کر کے اپنی طبعی موت مرے۔ اس کے علاوہ ترک شاعر عبدالحق حامد ترحان کے والد خیر اللہ افندی نے دندار بے کے موضوع پر کافی ریسرچ کی ہے اور وہ اپنی کتاب دولت عالیہ عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ دندار بے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا کیونکہ وہ عثمان غازی کی سرداری ہضم نہیں کر سکا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلیچک اور یار حصار کے یونانی گورنروں نے عثمان غازی کو قتل کرنے کے لیے جو جال بچھایا تھا، دندار بے کو اس کا علم تھا اور عثمان غازی نے 1298 میں اس بات کا علم ہونے پر اپنے چچا کو قتل کیا تھا۔ اگرچہ ارطغرل غازی اپنی زندگی میں عثمان کو قبیلے کا سردار بنا گئے تھے، مگر کچھ ترک قبائل ایسے بھی تھے جنہوں نے کم عمری کی وجہ سے عثمان کی سرداری قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ترک روایات کے مطابق دندار بے کو سردار بننا چاہیے کیونکہ وہ عثمان سے بڑی عمر کے اور ارطغرل کے بھائی ہیں۔ اور ایک عرب مورخ قادر مصر اوغلو بھی خیر اللہ افندی کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ دندار بے کی زندگی کے مختصر حالات یہ ہیں۔ دندار بے سلیمان شاہ اور ہائمہ انا کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ 1210 یا 1212 میں پیدا ہوئے، اور دندار بے نے سلطان علاء الدین کیقوباد اول کے ساتھ منگولوں کے خلاف جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ دندار بے کی شادی یا بچوں کے بارے میں کسی قسم کی تفصیل تاریخ میں موجود نہیں۔ یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ دندار بے واقعی ایک بہادر اور نامور جنگجو تھے جو اپنی پوری زندگی میں اپنے قبیلے اور ارطغرل غازی کے وفادار رہے اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر بہت سی لڑائیاں لڑیں، مگر قائدانہ صلاحیتوں کے معاملے میں وہ ایک کمزور شخصیت کے مالک تھے۔ دندار بے کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ معلومات کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔